अपने गांव में सीताराम एक अच्छा खासा दुकानदार था। आसपास के गांव में राशन की कोई अच्छी दुकान नहीं थी, इसलिए सीताराम की खूब दुकान चलती थी। गांव से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर पड़ता था। उसी शहर से सीताराम बिक्री के लिए सौदा लेकर आता था। 15 दिन में बिक्री के मुताबिक माल के 3-4 चक्कर अपनी बैलगाड़ी से खुद ही ढोकर लाता था। दरअसल उन दिनों सीताराम के गांव से कोई भी ट्रक या टेम्पो नहीं चलता था। सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह था। गांव में सरसों की बुआई के लिए खेतों की जुताई चल रही थी। बुआई के समय सरसों की अच्छी बिक्री होगी, ये सोचकर सीताराम ने हर बार की तरह दुकान में अपने नौकर को बैठाकर सरसों की 4-5 बोरियां ले आने का निश्चय किया और इतवार की सुबह बैलगाड़ी लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। सरसों की 4 बोरियों के साथ दूसरा सामान भी खरीदना था। दिन ढल गया था, तभी शहर से रवाना हो पाया। वैसे तो सीताराम साहसी था, शरीर से हट्टा कट्टा, इसलिए रात होने पर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। शहर की जगमगाती सड़कें पार कर जब सीताराम अपनी गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर गाड़ी हाँक कर लाया तो अंधकार हो चुका था। अंधेरे में गाड़ी खींचना बैलों के लिए कठिन होने लगा। अंधेरे में रास्ता देखने के लिए सीताराम टॉर्च का प्रयोग कर लेता था। सड़क न तो बैलों के लिए अपरिचित थी और न सीताराम के लिए। उसी सड़क से होकर वह महीने में 7-8 बार माल लेकर आया करता था, इसलिए सड़क के आसपास पड़ने वाली बस्ती के लोगों से भी सीताराम का अच्छा परिचय था। जब वह उधर से गुजरता, गाड़ी रोककर बस्ती वालों से 10-5 मिनट बातें करता और तब गाड़ी आगे बढ़ाता था। इसलिए सीताराम को घने अंधकार के बावजूद चोर लुटेरों का भय नहीं था। बैलों के गले बंधी घंटी की आवाज के साथ उसकी आवाज से भी बस्ती वाले परिचित थे। फिर डर किस बात का। रास्ते का एकाकीपन दूर करने के लिए सीताराम ने गाना गाना शुरू कर दिया। तेज आवाज से गाते झूमते सीताराम ने आधा रास्ता पार कर लिया। अपने गांव पहुंचने के लिए उसे अभी 7 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था। आगे पड़ने वाली बस्ती के लोग तो उसके अपने जैसे थे। चलते चलते टॉर्च की रोशनी में सड़क पर सीताराम को कई लोग दिखाई पड़े। उसे हिचक सी लगी, फिर सोचा बस्ती वाले उसका गाना सुनकर बीड़ी तंबाकू के लिए खड़े हो गए होंगे। सीताराम ने गाना गाना बंद कर दिया। लोगों के करीब पहुंचा तो पहले सीताराम ने बैलों को रोक लिया और इकट्ठे लोगों के बीच टॉर्च की रोशनी डाली। अब तो उसकी घिघी बंध गई, मुंह से बोलना निकला। सब चेहरे ढके हुए थे और सब अपरिचित लग रहे थे। बैलों के रुकते ही 3-4 आदमी झट गाड़ी के पास आ गए। सीताराम को माजरा समझते देर न लगी। बैलगाड़ी और माल छोड़कर भाग जाना भी संभव नहीं था। अतः जान की परवाह किए बगैर सीताराम ने पूछा, आप लोग कौन हैं? लुटेरे। एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। तत्काल एक लुटेरा बोला, जान की खैर चाहते हो तो गाड़ी का माल चुपचाप हमें ले जाने दो और बैलगाड़ी लेकर दफा हो जाओ। अपनी जान के सामने गाड़ी में लदी सरसों की 4 बोरियां और 1000-1500 के माल का कोई महत्व नहीं था, इसलिए वह जरा घबराहट के साथ बोला, माल ले जाइए। लुटेरों ने सौदे और सरसों की 4 बोरियां गाड़ी से उतार ली। सीताराम ने डरते डरते खाली गाड़ी आगे बढ़ाई। 10 वर्षों की दुकानदारी में शहर की आवाजाही में सीताराम ने रास्ते पर कभी डर महसूस नहीं किया था और लूटपाट की वारदात कभी हुई भी नहीं थी। ये पहली घटना थी। उसी रास्ते से होकर आवाजाही करने पर उसकी दुकानदारी चल सकती थी। इस घटना से सीताराम ने भविष्य में होने वाली वारदातों का अनुमान लगा लिया कि अगर लुटेरे पकड़े न गए तो उस रास्ते पर दुकानदारी के लिए आना जाना दूभर हो जाएगा। मगर लुटेरे कैसे पकड़े जाएं? उसके सामने सबसे बड़ा ये प्रश्न था। लुटेरों को वह पहचान भी नहीं सका था। बिना जाने पहचाने पंचायत या थाने में रिपोर्ट लिखवानी भी बड़ी हिमाकत थी। इसलिए सीताराम ने लूट के बारे में अपने गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन उसने शहर जाकर फिर सरसों की कुछ बोरियां खरीद लाने का निश्चय कर लिया, लेकिन हल्की वर्षा शुरू होने के कारण उस दिन शहर न जा सका। वर्षा से गीली सड़क पर गाड़ी के पहिए फंस जाते थे।
इसलिए सड़क सूखने के बाद चौथे दिन सीताराम ने बैलों को उस स्थान पर रोक दिया जहां उस रात उसका माल लूट लिया गया था। गाड़ी रोककर बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ झांक कर देखा तो सीताराम की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल रास्ते पर सरसों के बीज के अंकुर निकल आए थे। अंकुर देखकर सीताराम ने मन ही मन सोचा, सरसों के बीज निश्चय ही उस रात की लूट की बोरियों से गिरे होंगे, वरना सरसों के बीज सड़क के किनारे कहां से आते। ऐसा सोचकर सीताराम और आगे बढ़ गया। उसे अब यकीन हो गया गाड़ी की नुकीली कील में फंसकर सरसों की कोई बोरी फट गई होगी और फटे स्थान से सरसों के बीज निकलकर नीचे गिर गए होंगे। लुटेरों को इस बात का पता नहीं होगा। बीज इस तरह लुटेरे के घर तक गिरते गए होंगे। निश्चय ही घर का पता चल जाएगा और लुटेरे निश्चय ही पकड़े जाएंगे। इस यकीन के साथ सीताराम गाड़ी के पास वापस आ गया। उसने शहर जाने का इरादा बदल दिया और मुखिया श्यामधन को लेकर थाने जाने का निश्चय कर लिया। गांव पहुंचकर सीताराम ने गाड़ी और बैलों को तो नौकर के हवाले कर दिया और कुछ खाए बगैर ही श्यामधन के साथ चल दिया। उसने उस रात की लूट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए संकोच करते हुए सीताराम ने पहले लूट की घटना बताई और फिर सरसों के बीजों के अंकुर होने के बारे में बता दिया। अंकुर की बात सुनते ही मुखिया उत्तेजित सा हो उठा। तरकीब अच्छी है, एकाएक अंकुर का पीछा करते हुए लुटेरों के घर तक पहुंच सकते हैं। फिर जिस घर तक बीज का अंकुर निकला होगा उसी घर तक सरसों की बोरियां ले जाई गई होंगी और उसी घर के लोग ही लुटेरे होंगे। लुटेरों में से एक भी पकड़ा गया तो उसके सभी साथी जरूर पकड़ लिए जाएंगे। चलो थाने चलते हैं। मुखिया श्यामधन की बातों से सीताराम के चेहरे पर सुर्खी छा गई। मन में इस बात की प्रसन्नता हुई, चलो लूट का सामान न भी मिले पर लुटेरे तो पकड़े ही जाएं तो सबका कल्याण होगा। दोनों एक ही साइकिल पर थाने पहुँचे। मुखिया ने लूट की घटना के बारे में लिखित रिपोर्ट पेश की। आधे घंटे में 4 सिपाही और दरोगा जीप पर सवार हो गए। साइकिल वहीं छोड़कर मुखिया, श्यामधन और सीताराम भी जीप के पीछे लटक गए। लूट के स्थान पर जीप रुक गई। रास्ते में सरसों के बीजों के अंकुरों का पीछा करते हुए मुखिया, श्यामधन, दरोगा और सीताराम पीछे पीछे सिपाही पैदल ही चल दिए। वह रास्ता सड़क से एक बस्ती की तरफ जा रहा था। सड़क से वह बस्ती लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। पूरे रास्ते में गिरे बीजों के अंकुर निकल चुके थे। अंकुरों की पंक्ति आखिर एक घर के आंगन में जाकर खत्म हो गई। पुलिसमैन दरोगा ने उस बस्ती के एक आदमी से पूछा, ये किसका घर है? रमेश का। उस आदमी ने सीधा सा जवाब दिया। कौन है रमेश? बुलाओ उसे। दरोगा ने सख्ती से हिदायत दी। लूट के संबंध में इतनी आसानी से सुराग मिल जाएगा। लुटेरों को जरा भी अंदेशा नहीं था। उन्हें पकड़ पाने के लिए तो कुछ सबूत चाहिए था, पर लुटेरों को पकड़ने के लिए बोरियों से गिरे सरसों के बीज कैसा ये रहस्यमय जाल बुन रहे थे, ये लुटेरों को मालूम नहीं। रमेश घर से निकला, सामने दरोगा को देखकर हतप्रभ हो गया और बोला, साहब क्या बात है, मेरा ही नाम रमेश है। सिपाहियों ने झटपट रमेश को जकड़ लिया। दरोगा ने पूछा, उस रात सीताराम अपनी बैलगाड़ी से 4 बोरी सरसों के बीज और दुकानदारी का कुछ सामान ला रहा था। रास्ते में तुम लोगों ने उसे लूट लिया। उस समय तुम्हारे साथ इस बस्ती के और कौन कौन लोग थे? साहब, हमने किसी को नहीं लूटा है, कांपते हुए रमेश बोला। झूठ मत बोलो, सबूत के लिए सरसों के अंकुर ही काफी हैं। सामान के साथ सरसों की 4 बोरियां भी तुम लूट कर लाए थे। उन्हीं बोरियों के बीजों का कमाल है कि हम तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो सके, दरोगा ने कहा। अंकुर देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। अब कानून के चंगुल से बच निकलना संभव नहीं था, इसलिए रमेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपने दूसरे साथियों के नाम भी बता दिए। उसके साथी दूसरी बस्ती के रहने वाले थे। दरोगा ने उस बस्ती में जाकर एक एक कर सबको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लुटेरों को पकड़ने के लिए सीताराम ने
जिस सूझबूझ से मुखिया के मार्फत थाने में रिपोर्ट करी, उसी के लिए दरोगा ने सीताराम को शाबाशी दी। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। खुश रहें, आबाद रहें, महकते रहें, जगमगाते रहें। टिल देन, बाय 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 बाय।